इस वक्त बांग्लादेश अपना 50 साला जश्न मना रहा है और वो चीख चीख को कर सारी दुनिया को बता रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है। पूरा रीजन हमसे आगे निकल रहा है, दुनिया हमसे आगे जा रही है। हम हर 5वें साल फिर जाके IMF के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कहना नहीं चाहिए बट बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए, इकोनॉमी इतनी अहम चीज है कि जिसको सिर्फ मिनिस्टर नहीं चलाता है, जिसको हुकूमत चलाती है और जिसके विजन की रिस्पांसिबिलिटी बराह रास्त टीम के लीडर वजीर आजम के पास होती है। उनका हक है वो अपनी टीम बदलें और मेरी राय में ये एक ऐसी वजारत है जो किसी सियासतदान के पास ही होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की एक पूरी टीम उसको असिस्ट कर सकती है। बहुत एक काबिल आप सेक्रेटरी खजाना लगा सकते हैं, उसके नीचे बहुत अच्छी टीम लगा सकते हैं, बाहर से आप एडवाइजर्स ला सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो है वो जरूर एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। ये तो एक बात है। और बात देखिए रिफॉर्म्स की और पॉलिसीज की है। अगर हम अब भी नहीं बदलेंगे अपना किबला तो फिर कब बदलेंगे? आपको मालूम है इस वक्त बांग्लादेश अपना 50 साला जश्न मना रहा है और वो चीख चीख को कर सारी दुनिया को बता रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है। पूरा रीजन हमसे आगे निकल रहा है, दुनिया हमसे आगे जा रही है। तो वो काम जो दहाइयों से नहीं किया गया, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मईशत की रुख को ठीक करना, बुनियादी तब्दीलियां करना, वो मसाइल जिनकी वजह से हम हर 5वें साल फिर जाके IMF के दरवाजे पर पहुंचते हैं ताकि दोबारा से हम वहां ना जाएं। तो क्या वो किया जा रहा है? अभी तक नहीं किया जा रहा। और ये वो चैलेंज है जो नए फाइनेंस मिनिस्टर को भी दरपेश होगा और पूरी हुकूमत को भी दरपेश है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त भी की जा सकती हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि IMF हमें कुछ नहीं करने दे रहा। IMF तो हमें कुछ बहुत सी रिफॉर्म्स का कह रहा है कि आप करें और वो हम ठीक नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत थी, हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो बजाय इसके कि हम पावर सेक्टर को तब्दील करें, हुकूमत सिर्फ जो पावर सेक्टर का जो आपके बिल हैं उनको बढ़ाने की बात करी, उनको बढ़ा रही है। FBR में रिफॉर्म्स की जरूरत थी ताकि टैक्सेशन ठीक हो। FBR में कोई रिफॉर्म नहीं हुई। टैक्सेशन का जो दायरा है वसी नहीं किया जा सका, वो कम हो गया है। बस वो कह रहा था आप इसको बढ़ाएं। आप इसी तरीके देखिए, सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म के बगैर आपकी मईशत नहीं चल सकती। आपका जस्टिस सेक्टर आपकी मईशत से जुड़ा हुआ है। जब तक निजाम इंसाफ ठीक ना हो, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। बिजनेसेस के दरमियान में झगड़े चलते रहते हैं। हमें सोशल सेक्टर पर रिफॉर्म करने की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई हैं जिन पर कोई अख्तियार वजीर खजाना का नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, जो चीनी का क्राइसिस आया, जो आपका वीट का क्राइसिस आया, ये तो मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें हुकूमत को इस पर एक बिग पिक्चर लाने की जरूरत है और ये रिफॉर्म्स उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक के पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक राय नहीं बनता, जब तक के अपोजिशन की पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं होती, जब तक के तमाम इदारे ऑन बोर्ड नहीं होते। क्योंकि आपने देखा, जब 1 साल पहले मौलाना धरना लेकर आए थे, मौलाना फजलुर रहमान, तो उस वक्त ही ट्रेडर्स ने कहा कि हम भी धरना लेकर आ गए हैं। तो हुकूमत उन पर टैक्स लगाने से पीछे हट गई। ये बात अब शब्बत जाहिदी साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। तो अगर इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर्स में रिफॉर्म नहीं हो सकेंगी, बिल्कुल ठीक हो गया। रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो आप तब्दीली नहीं ला सकते। इंडिविजुअल की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमी में जो डायनामिक्स देखने में आ रहे हैं वो अभी बड़े हालिया सूरत हाल बड़ी चेंज है। अभी कभी स्टेट बैंक के बारे में हमें पता चलता है कि उसमें ये चीजें आ रही हैं, अब हमें रुपए की कीमत के बारे में चलता है और फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तब्दीली का पता चलता है। क्या कहते हैं तमाम तब्दीलियां और उसके बाद फिर हमारा ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बरकरार रहेगी, खसूसी तौर पर डॉलर के मुकाबले में? हमारा डॉलर तो सस्ता हो गया लेकिन डालडा घी महंगा हो गया। बड़े इकोनॉमी के ऊपर जिस तरह बात की है अपना जैगम ने, बड़े उन्होंने जो उसकी डायनेमिक्स हैं और जो उसका क्रक्स है उसके बारे में बात की। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो आम आदमी की बात करनी है। मैं रिपोर्टिंग के लिए जब मैदान में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके लिए देखना है। उनको डॉलर से गर्ज नहीं। अभी घर जाते हुए मुझे डॉलर घर लेके नहीं जाना, मुझे डालडा घी लेके जाना है। अनिका भी जाएगी घर तो शायद ये दूध, डबल रोटी, अंडे भी लेके जाएगी। असल मसला ये है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट
गरीब आदमी के ऊपर क्या आ रहा है? क्या डॉलर सस्ता होने से आज कोई भी अगर हम चीज़ खरीदने जाए तो क्या वो हमें सस्ती मिलेगी? 2 रुपये 4 रुपये कम मिलेगी? नहीं। पेट्रोल फिर शायद महंगा होने लगा है, बिजली फिर महंगी की जा रही है। आवाम को ये चीज़ें नहीं समझ आती कि ये जीडीपी लेवल क्या जा रहा है, डॉलर सस्ता हो गया, महंगा हो गया, पाउंड सस्ता हो गया, महंगा हो गया। नहीं, उन्हें रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें उसमें जब सस्ती मिलेंगी तब परफॉर्मेंस नज़र आएगी हमें। फिर आज हम कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, वो कोई करप्शन नहीं कर रहे, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और रिजल्ट्स यही आएंगे कि जो गरीब आवाम से आपने वादा किया था, आपने नौकरियों का वादा किया था, आपने घरों का वादा किया था, आपने कहा था कि जब ऊपर से करप्शन होती है तो नीचे तक होती है, उसका इम्पैक्ट आता है। उसका इम्पैक्ट कब खत्म होगा? तो जिस दिन आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोई कारोबार नहीं करती, उसका ये होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ताकि ज़र मुबादला वहाँ से आए, या टैक्स कलेक्शन। तो जिस दिन हमने देखा कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, हमारे ज़र मुबादला ज़्यादा आ रहा है और आवाम को रिलीफ मिल रहा है, तो उस दिन तब्दीली, उस दिन इंडिकेटर का पता चलेगा। ये चीज़ें आगे पीछे होती रहे, आम आवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं है। नीयत में कोई शक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद बर नहीं आती है। डालडा घी जो है वो देखना जरूरी है आवाम के लिए। हम IMF के पास गए हुए हैं और तकरीबन आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, और हम सब देख भी रहे हैं कि हफीज शेख के होते हुए हमने मनोअन जिसे कहते हैं IMF की सारी शराइत पूरी की हैं। कहना नहीं चाहिए बट बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब पहले शुरू में असद उमर थे तो जो एक फर्स्ट लॉट थी PTI की, उसमें असद उमर को एक स्टॉलवर्ट समझा जाता था कि बहुत सक्सेसफुली एंग्रो चलाते रहे हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चला लेंगे। नोबडी रियलाइज, नोबडी कंटेस्टेड के स्टेट रनिंग में और एंग्रो को चलाने में बहुत फ़र्क होता है। 6 months गॉट वेस्टेड, इवेंचुअली हमें जाना पड़ा IMF के पास। उसके बाद IMF की शराइत पूरी करते हुए ही हमने स्टेट बैंक के ऊपर रजा बाकिर रखा जो कि IMF के ही नुमाइंदे हैं, और हफीज शेख को बुलाया, और हफीज शेख हम सबके फेवरेट्स हैं, जरदारी दौर में भी रह चुके हैं। सो आई डोंट ब्लेम PTI गवर्नमेंट फॉर दैट। सो सारी चीज़ें IMF के इर्द गिर्द, और आपकी कैपेसिटी जब है ही नहीं खुद डिसीजन मेकिंग की, खुद पॉलिसीज बनाने की, तो फिर आप जो मर्जी लोग ले आए, डायरेक्शन नहीं समझ आएगी। सो फार आपकी इकोनॉमी की सिंगल लाइन पॉलिसी ब्रीफ क्या है मुझे वो समझ नहीं आया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान होता रहा है और कुछ इनिशिएट भी हो गए हैं, कल हम उस पर भी बात कर रहे थे कि इट्स टू लिटिल टू लेट, लेकिन इकोनॉमी की डायरेक्शन किधर जा रही है? आप डेट सर्विसिंग की बात करते हैं, दैट इज एग्रीएबल कि आपके ऊपर पिछली गवर्नमेंट का बोझ बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल 3 years डाउन द रोड अगर सिविल अनरेस्ट है, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, बड़ी बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही, बहुत महंगाई हो गई है, तो क्वेश्चन तो गवर्नमेंट से ही हो गए ना। कोविड और नो कोविड पूरी दुनिया इसी तरह सरवाइव कर रही है। सो हमाद अजहर इज जस्ट गोइंग टू बी अ न्यू फेस। पॉलिसी में आपको कोई चेंज नहीं नजर आएगा, और पॉलिसी मुझे नजर ही नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले तो ये कि 3 आपके तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए। इससे पहले पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है जिसके अंदर आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी थी, जो आपका बेसिकली गढ़ होना चाहिए था, तमाम की तमाम तवज्जो का मरकूज आपको कर लेनी चाहिए थी पंजाब की तरफ, वहां हम लोगों ने कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हुए देखे, कितने IG तब्दील होते हुए देखे, 6 और 7 अराउंड IG तब्दील हुए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इमरान खान साहब वो जो विजन लेकर आए थे, जिन लोगों ने उस विजन को इंप्लीमेंट करना था, वो नाअहल निकले। और मैं ये क्यों बात कर रही हूं कि देखिए, चलिए, आपने एक ऐसे मुल्क के अंदर हुकूमत संभाली है जहां हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नाम का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, हम लोगों के पास कोई ठोस पॉलिसी जो कि कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, जो कि हम लोग विजन 2025 का नाम तो दे देते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो बतदरीज उसके अंदर थोड़ी बहुत तरामीम करके हर हुकूमत को फॉलो करनी होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है, हर वजीर आता है, अपनी पॉलिसी लेकर आता है, अपनी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करता है, और वो जो पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर सारी की सारी मिनिस्ट्री उसके पीछे लग के काम कर रही होती है। यहां फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, मैं ये बात बड़े वाज़े तौर पर कह सकती हूं
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो अपनी पॉलिसी लेकर आता है। हफीज शेख साहब की पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थी, असद उमर साहब की पॉलिसी ये थी कि आईएमएफ की तरफ नहीं जाना है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान देने की, तवज्जो देने की बात करते रहे इमरान खान साहब। हफीज शेख साहब के साथ तो मेरी अपनी मुलाकात हुई, उस टाइम पर भी वो कह रहे थे कि हम लोग जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ तवज्जो देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक के बाद ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाएगा। तो जब पॉलिसी का फर्क है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 साल के अंदर जो विजन आपने देखा हुआ है उसको किसी तरीके से कोई आगे लेकर बढ़ेगा, जब वो कोई एक बंदा नहीं होगा, एक शख्स नहीं होगा, वो शख्स हमेशा चेंज होता चला जाएगा। ये चेंज जो है ना, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस विद इन द मिनिस्ट्री एज वेल। तो एक पॉलिसी एक मिनिस्टर आगे चलाएं और फिर अपना विजन को